चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। इसे पिछले क्लास में तुम लोगों ने देख लिया था 61 नंबर तक ऑब्जेक्टिव। ये 62 नंबर ऑब्जेक्टिव पर देखो तो क्या कर रहा है। कहता है ना 62 नंबर पे, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी, मतलब वृत्त की परिधि क्या होगी। किसी वृत्त का व्यास 14 है बाबू, दिया क्या है, व्यास दिया है, वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि जब निकालते हो तो वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है, तो सर वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला आपका होता है 2πr। यदि यहाँ पे हमें क्या चाहिए r, यहाँ वृत्त के व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना होता है, कहाँ से r आएगा, ये देखो हमें पता है व्यास होता है त्रिज्या के दुगुना, सॉरी त्रिज्या दुगुना होता है व्यास। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं, त्रिज्या तेरे को निकालना है तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास दिला है कितना, तो बाबू 14 है यहाँ से, तो व्यास दुगुना होता है तो इसके दुगुना करना है ना, तो दुगुना था ही, तो ये जा करके भाग करोगे तो r बराबर मिलेगा 7, यानी त्रिज्या का मान आपका 7 हो गया। और जब 7 हो गया तो आप r के मान रख दीजिएगा यहाँ पे लाके परिधि पे, 2 गुना पाई के मान तो सभी को पता है 22/7 होता है, r कितना है तो सर ये है, ऐसे काटो तो 22 दूनी के कितना हुआ 44, और परिधि है तो हमेशा सेंटीमीटर देख लेना, यहाँ यूनिट क्या है, जिस यूनिट को होता है उसी यूनिट से तुम्हारा यूनिट लिखना होता है, तो आपका 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 63 नंबर आप देखो, 62 तो देख लिए हो, 63 नंबर पे भी यही है, वेद का व्यास, हाँ जोग दिया है 63 में, आपका जोग दिया हुआ है। अब सबसे पहले कोशिश करो कि बनाते रहो, बनाने से ही आपका रिवीजन बनेगा, नहीं रिवीजन करोगे फिर पछताओगे बाद में बाबू, पछताने से कोई फायदा भी नहीं है। चलो 63 देखा जाता है। देखो एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास होगा, क्वेश्चन बहुत मस्त है ये वाला, वृत्त का योग कितना है 29 है और वृत्त का व्यास क्या होगा, यहाँ पे व्यास पूछा है बाबू, वृत्त का नहीं तो तुम्हें वृत्त का त्रिज्या मालूम है और नहीं तो आप सभी को व्यास मालूम है, तो आप करिए ऐसे कि ये जो वृत्त का योग है ना, तो वृत्त का व्यास पूछा था, तो व्यास हम क्या जानते हैं, डायमीटर यानी डी से लिखते हो, डायमीटर मतलब डी से लिखते हो, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, तो वृत्त के परिधि 2πr होती है, बट व्यास हमें पता नहीं है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई और व्यास दोनों इंटू में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, पाई इंटू डी। कहने का अर्थ है कि ये हुआ पूरा परिधि, आई होता है उसका व्यास, यानी यहाँ पे 2πr लगाएंगे तो वहां से 2πr, r नहीं है 2 नहीं है, ये जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है, और जब 2 गुना होगा तो इसके साथ एक और क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि जोग है, व्यास का जोग है, तो जोग में मतलब कि व्यास एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा पाई डी प्लस डी। इसका जोग कितना है बाबू, तो 29 है, तो आप बराबर में 29 रखेंगे, इसमें हम कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो डी देखो बाबू कॉमन हो रहा है, डी कॉमन कर दीजिएगा तो बचेगा क्या क्वेश्चन में बाबू, पाई, और डी से तो आइए गया गुना करेंगे तो पाई डी हो जाएगा, प्लस का 1 बचा है, बराबर में 29 है, ठीक है। अब देखो ये डी हमें व्यास पूछा है बाबू, वृत्त का व्यास, व्यास को ही डी से लिखा जाता है, व्यास को ही डी से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए डी यहीं पर रहेगा, ये इसके साथ गुना है, इधर जाएगा बाबू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इक्वल टू 29 अपॉन पाई बटे पाई प्लस 1, इसका मान निकालोगे तो 29 है, और बाबू पाई मतलब 22/7 और प्लस का 1, भिन्न का जोड़ निकालोगे तो 29 अपॉन ये इसके नीचे 1, 7 से 7 एलसीएम लोगे 7, और इसमें 22 से करोगे तो 22 हो जाएगा, और बाबू प्लस 1, 1 से करोगे तो 7 बार में ऊपर गुना करोगे तो 7, यानी होगा 29 अपॉन 29 और बटा में 7, इसके नीचे 1 ले लो, और हम क्या करेंगे इसे काटेंगे, बाटा के नीचे बाटा क्या होगा, पलट जाएगा, तो हो जाएगा 29 अपॉन 29 इंटू में ये पलट गया तो 7 और 1 इंटू
सॉरी 7, यहाँ सॉरी यहाँ पे पलटी होगा तो पलटी मारोगे तो 7 ऊपर चला गया और 29 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसके नीचे 1 था, 1 रहने दीजिए। आपका 29 से 29 अगर आप काट दे तो यहाँ से यहाँ, तो ये डी के बराबर बच रहा है। डी से डी यहाँ से निकालते गए हैं, इसलिए डी बराबर ही मानोगे। और ये डी बराबर ही कितना निकलेगा सर, तो 7, और मात्रा किसमें है, सेंटीमीटर में। तब बाबू आप कितना रख दीजिएगा, 7 सेंटीमीटर रख दीजिएगा। देखो जितना आप कोशिश करिएगा रिवीजन के लिए ना, उससे बेहतरीन आपका ही पढ़ाई बनेगा। कोशिश करिए समझने को, और समझ के ही बनाइए, फिर आपके लिए बहुत बहुत सक्सेसफुली होगा रिजल्ट। चलिए बाबू 67 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों को। 67 में क्या कह रहा है ना, कि कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। जब बाबू आप एक वृत्त बनाओगे, एक वृत्त बना है, इस वृत्त का अगर मान लेते हैं यहाँ से त्रिज्या कितना होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरे बोला अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, अंदर में 6 सेंटीमीटर होगा, व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होता है, इसका आधा होता है, तो 2 यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है वृत्त। यहाँ से क्या कर रहा है, काट कर उसमें से बाहर भाग को हटाना है। उसके बाद जो भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ से अगर बात करूँ मैं, यहाँ तक अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त अगर इसको बना दिया जाए, तो 3 सेंटीमीटर काट को हटा दिया गया है, तब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसी तरीका से प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमने बताया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाना है इसको, ठीक है। आप देखो हमने देखा कि 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले व्यास जो है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। तो पहले बात की त्रिज्या r है, यानी बड़ा वाला भाग था, ये 8 था और यहाँ पे 3 था। इसका मतलब बड़ा वाला में से अगर मैं छोटे वाले को भाग निकाल दूंगा, जो बचेगा उसका क्षेत्रफल कर दूंगा। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल पूछा है बाबू। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है बाबू। तो हमने कहा कि पाई आर स्क्वायर में से बड़का वृत्त वाला क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी क्षेत्रफल ही घटेगा। तो यहाँ पे पाई को पाई, देखो सब में पाई है। सबसे एक ऐसा क्वेश्चन है, बस सबसे ज्यादा ऑप्शन में पाई है, तो पाई रहने दीजिएगा, यहीं भी पाई रहने दीजिए, कॉमन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझिए आर कितना है, 8 है, बड़ा वाला आर को हम ले रहे हैं 8 स्क्वायर माइनस पाई को रहने दो, कॉमन कर सकते हो, बाद में भी कर लेना। बट यहाँ पे देख लीजिए आर, यहाँ पे क्या लेना होगा, हमारा छोटा वाला वृत्त का कितना आएगा, छोटका आर के लिए 6 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या कितना आएगा, 2 से भाग मारेंगे तो मिलेगा कितना बाबू, 3 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ पे 3 का वैल्यू रखोगे तो 3 का वैल्यू होगा, 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे पाई है, पाई रहने दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस पाई है तो पाई रहेगा 3 के स्क्वायर 9 होता है। देखो पाई पाई तो कॉमन कर ही लोगे, बट इतना याद रखो 64 गो पाई में से 9 गो पाई आपको घटा देना है, तो 9 पंचों यानी 55 गो पाई जो बच रहा है, 55 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 55 पाई, 55 ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का देखिएगा 68 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। आपको सबसे पहले बात है कि कभी भी क्वेश्चन आप बनाइए ना बाबू, तो सेंटीमीटर चाहे कुछ भी हो, अगर क्षेत्रफल हो, परिधि हो या वगैरह कुछ भी दिया जाए, आप उसी चीज से निकालने की कोशिश करिएगा जहां से कि वो प्रश्न दिया रहता है। दिया कौन सी है, ये देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो हम भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे। कौन सा होता है फॉर्मूला, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4। सॉरी हमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या, √3/4, हाँ ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब देखो
हमने लिखते समय ऑब्जेक्टिव है, टाइम तो नहीं लगाना है। हमने देखा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आई क्षेत्रफल क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इसके बराबर दिया है सर 4√3 दिया है। हम देखो यहाँ पे गुना में इधर भेजेंगे, भाग में होगा, बचेगा क्या सर, तो बचेगा भुजा स्क्वायर। क्या बचेगा, भुजा स्क्वायर बराबर ये 4√3। ये क्या था, इधर गुना में है, ये जाके इधर भाग करेगा। अगर मैं भाग कर दूं तो √3/4 होगा। अगला बार जब इसके अगला स्टेप करोगे तो पता है ऊपर वाला 4√3 वैसे रहेगा, ई जाके संख्या पलट जाता है गुना में, 4 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा √3। बाबू √3 से √3 कैंसिल हो गया और बचा है क्या, तो सर जी 4 बच गया और गुना में 4 बच गया। यहाँ पे क्या है, तो सर भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है। 4 चौका कितना हो गया बाबू, 16 हो गया। अब देखो भुजा स्क्वायर है, तो बाबू आपको पता है स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 16 है, इसको रूट में डाल देंगे क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा ना तो इधर रूट चढ़ता है। तो 16 किसका फैक्टर करोगे, किसी का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है, तो आंसर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 4। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 69 नंबर क्वेश्चन देखो, तो मार्कर कहाँ रख दिया, देखो बाबू, यदि साइन 3a बराबर कॉस a -10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण हो तो अल्फा ए सॉरी कोण a का मान ज्ञात करना है। यहाँ कोण a का बराबर क्या होगा वही देखना बाबू। इस तरीके का प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। साइन 3a बराबर कॉस a -10 डिग्री है। हमको करना क्या है, साइन है यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बाबू कि साइन को कॉस में बदलने के लिए क्या आता है, इसको बदलिएगा तो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, 3a है, 3a रख देंगे, कोष्ठ बंद बराबर a क्या है, तो बाबू कॉस a -10 डिग्री है। ये इक्वल में है, कॉस से कॉस खत्म, बचा क्या बाबू 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू यहाँ पे a -10 डिग्री, डिग्री को डिग्री के पास और a वाले a के पास, तो 90 है और इधर आइएगा तो माइनस में था बाबू, ये प्लस हो गया 10 डिग्री। ये बराबर में पहले से a है, ये माइनस में 3 इधर जाएगा तो बाबू प्लस का 3a हो गया। 90 और 1 ये कितना हो गया 90 200, ये डिग्री शायद गलत है क्या, ठीक है 10, ठीक है 90 200 100 डिग्री हो गया, इक्वल टू 3 1 4a हो गया। 4 गुना में इधर आके भाग करता है तो 4 से काटोगे तो 25 चौके 100 मिलेगा, a बराबर इतना, यानी 25 आंसर में है क्या, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ 25 बी में है, बी फॉर बॉल 25 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 70 नंबर है। चलो 70 नंबर में क्या बोला है, एक सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है, तो चित कैसे आएगा, चित, अच्छा एक सिक्का है ना बाबू, यहाँ पे अगर 2 सिक्के होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर 2 सिक्के होता है ना तो उसमें चित पट गिन के करिएगा तो 4 को संख्या आएगा। बट पूछा एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होगा, एक सिक्के अगर उछालते हो तो एक चित पर, एक सिक्के पर एक हेड और एक टेल, यानी चित और पट जो मिलते हैं ये संख्या 2 होते हैं। बट प्रायिकता जब लिखते हैं तो प्रायिकता के लिए ये लिखते हो कि कुल संभाविक जो संख्या आती है, संभाविक प्रायिकता होती है वो ऊपर होता है और कुल परिणाम नीचे होते हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम नीचे, इसका प्रायिकता बराबर लिखते हो, प्रायिकता बराबर अगर लिखना है तो होता क्या है, कुल संभव परिणाम, ऊपर होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम होता है और बाटा में कुल परिणाम होता है। अब इसी पर अगर मैं बनाऊं तो संभव परिणाम कितना पूछा है,
तो एक बार सिक्का उछालिएगा तो चीत आएगा एक ही बार में ना, तो चीत एक आता है तो एक ऊपर। और कुल परिणाम मतलब कि उसमें क्या गो संख्या हो सकता है, तो चीत और पटी दो गो संख्या होता है, तो कुल परिणाम कुल नीचे होता है। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। बट ये नहीं 1/2 है, तो आपका 1/2 ही आंसर होगा। ठीक है बाबू, 70 में आपका 1/2 बिफोर बॉल, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तुम लोग देख लो जब तक है, तो ज्यादा घर पे अपना देख लेना, ठीक है ना? देख लीजिए जब तक है। मरकर कहाँ गया, देखो तो कौन खास रहा है पिछवाड़ा, कहाँ है? देखो ना बाबू, देखो ये किधर फंस रहा है। किसी परीक्षा में सौम्या को पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? हमें पता है पास चाहे फेल हो चाहे कुछ भी हो जाए, प्रायिकता के सबसे अधिकतम मान कितनी होती है? 1 होती है। कितना होगा जी? 1 ही ना होता है। हाँ, अधिकतम मान कितना होगा? यानी प्रायिकता की पूछा जाए बाबू कि प्रायिकता की अधिकतम मान कितना होती है, प्रायिकता की अधिकतम मान पूछेगा, अधिकतम मान कितना होता है, तो बाबू 1 होता है। और प्रायिकता की न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो आपका 0 होता है। ठीक है ना? सबसे संभव कम की बात किया जाता है 0 होता है। अधिकतम खूब अधिकतम होगा तो 1 हो सकता है। ठीक है ना? इसके बाद में आप देखो पास होने की प्रायिकता इतना है, तो समय को फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? हम लोगों ने पढ़ा था पास हो रही है का मतलब हाँ, और फेल होने का मतलब ना। हाँ ना मिलके कितना होता है बाबू? 1। हाँ ना प्रायिकता मिलके कितना होता है? हमने कहा प्रायिकता हाँ बराबर प्रायिकता ना कैसे, तो ऊपर ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा। ठीक है ना? सॉरी, प्रायिकता हाँ और प्लस प्रायिकता ना मिलके कितना होगा? 1 होगा। तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, यहाँ से अगर देखो ना के पूछ रहा है तो हाँ के जगह पर है ना हाँ वाला, डायरेक्ट यहाँ से घटा देने आंसर आ जाएगा। यहाँ अभी थ्योरी खाली बता रहे हैं कि आपको कैसे बनाना होगा। हाँ के जगह पर प्रायिकता पास है होने का चांस है 4/5, प्लस में प्रायिकता ना कितना हो जाएगा बाबू? प्रायिकता ना = 1। तो देखो ये प्रायिकता ना के अर्थ में क्या है, यहाँ से प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बराबर में बाबू कितना 1 है। आई 4/5 क्या है, जाके घट जाएगा, तो 4/5। इसीलिए बोले ऑब्जेक्टिव जब बना रहे हो ना, तो डायरेक्ट है जितना देखो प्रायिकता पास होने का दिया है और फेल होने का पूछ रहा है, तो 1 में से डायरेक्ट घटा दीजिएगा, जितना बचेगा उतना होगा। हमने बोला इसे 5 में गुना करोगे 5 4 5 मिलेगा कितना सर? 1/5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 1/5 सेफ होगा। ठीक है। अच्छा ये देखो बहुलक पूछ रहा है। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार आया हो, क्या हो? सबसे ज्यादा बार आया हो, सबसे ज्यादा बार हो, यानी अंक कोई भी हो वो अंक कितना होना चाहिए? सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। तो इसमें देखो तो 2 3 1 2 3 4 बार है और 8 2 बार, सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3। आंसर 3 हो जाएगा बहुलक। आपका ऑप्शन नंबर में A4 एप्पल में चला जाएगा। ठीक है ना? और बहुलक की बात करता है ना, इस पर परिसर भी पूछता है, माध्य पूछता है। माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या बटा उसका सॉरी कुल टोटल संख्या होगा 1 बट्टा संख्या, माध्य निकाल देना। परिसर क्या बताए थे? बड़ी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को जब घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे परिसर भी पूछता है। परिसर बराबर क्या होगा? सबसे बड़ा यानी बड़ा में से जो भी अंक देगा, बड़ा में से छोटा को घटा देना, जो अंक आएगा वही परिसर कहलाता है। अगर इसी को देखा जाए सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा 2 है, 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, लेकिन परिसर पूछेगा तो। ठीक है ना? चलिए आइए, ये पूछा है वर्ग अंतराल 10 और 20 यानी 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, सॉरी वर्ग चिन्ह बराबर आप लोग बाबू पढ़े हैं कि वर्ग चिन्ह में क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। ऊपरी सीमा ये लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, इसे मत करिएगा। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा, ये सिर्फ हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। सीमा और बटा में क्या हो जाएगा? 2 होता है। यानी वर्ग चिन्ह की बात करता है तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 कर दीजिएगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसी का जानते हैं, तो यही चीज होगा। 10 ऊपर होता है, नीचे वाला 20 होगा। यही संख्या जोड़ दीजिए, 2 से भाग मार दीजिए, 30/2 कितना मिल जाएगा? 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आपका ऑप्शन नंबर
बिफोर बॉल हो जाएगा 15, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न बनाइएगा, जल्दी से बनेगा। ये सब समझाने के लिए बाबू बताया जाता है कि याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी याद रखिए, कई बार पूछा हुआ प्रश्न को। यहाँ पे थोड़ा ऐसे है तो समझ जाइए ना, जितना देगा हाँ में से ना को घटा देना। अगर ये ना रहता हाँ पूछता तो भी एक में से घटा देते तो भी आ जाता, ठीक है। चलो बाबू 73 नंबर देख लिए थे, 74 नंबर क्वेश्चन देखो तो। 73 हो गया था, 74 नंबर क्वेश्चन देखना है। पीछे बहू का तू भी देखो रे, देख लो बबुआ, घर जाके 2 बार 3 बार चला के देखिए लेना तुम लोग, ठीक है ना। इसके बाद जब कम आ गया तो पता है ना, फोड़ा किसी ऑडियो तोड़ता देंगे अब क्रिया, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड तोड़ेंगे ताकि समझ में आ जाएगा काहे ला टूटेगा। वर्ग अंतरालों के चिन्ह मतलब यहाँ से 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20 है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करो। नहीं तो सबसे आसान होता है कि अगर 10 से 15, 5 से 15 कहीं से स्टार्ट करके देगा कहीं तक, उसके बीच का डिफरेंट यानी अंतर ही होता है लंबाई। 5 से 10 है, 10 से 15 है और 10 से 15, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का बढ़ता हुआ, ये भी 5 का बढ़ता हुआ डिफरेंस। इसमें भी कितना मिलेगा? 15 से 20 बाबू, 15 से 20 में भी आपका 5 का डिफरेंस, यही लंबाई होता है। तो लंबाई का मान कितना होगा? यही लंबाई होता है, लंबाई बराबर 5। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 18 है। 5 यहाँ पे देखो ना, 5 संख्या का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यहाँ एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य होगा 16। तो हटाई गई संख्या बताना है, तो एक जो संख्या हम हटाएंगे ना उसी संख्या को बताना है कि कितना होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, माध्य आपको पता है, जितना संख्या देगा उतना संख्या से निकालना होता है। यानी 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो बाबू 5 गुना 18 करिए, 18 5 90 होगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि एक संख्या हटा दी जाए, बाबू पहले था 5, एक संख्या हट गया तो कितना बचेगा? 4। तो 4 गुना इसका माध्य कितना बोल रहा है? 16 है। इसका माध्य कितना है? 16 है। तो इसका पूरा एवरेज निकालेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। अब पूछा है कि सर हटाई गई संख्या, तो बोलो 4 में से 1 घट गया, सॉरी 5 में से 1 घट गया, 4 बचा है, और 4 में से जो आया है वो एक संख्या हट के आया, तब इसका माध्य इतना है। खाली यहाँ पे घटा देना, आंसर आ जाएगा 5 10 6 यहाँ हो जाएगा। अब 8 2 यानी 26। आंसर है क्या? आंसर ऑप्शन नंबर डी फोटो, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरीका से यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए प्लस सॉरी बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है tan के बराबर। इसके बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, यानी इसके जगह पर ए लिख सकता है, यहाँ पे भी ए लिख सकता है, तो वही ए है। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है? tan थीटा। tan थीटा ए की जगह है, tan की जगह पर ए है, तो ये थीटा की जगह पर ए लगा दीजिए, और प्लस का 1 है तो सर प्लस का 1 रखेंगे। देखो इतना के जगह पर हमने बाबू रखा tan, ये फॉर्मूला होता है, इसे नोट करके याद रखिएगा। प्लस 1 तो प्लस 1 हो गई है। अब देखो इसके बाद क्या इसमें कोई फॉर्मूला इसी पर आधार पर है, तो देखो tan स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आता है? इसके लिए फॉर्मूला आता है tan स्क्वायर ए प्लस 1, यानी tan थीटा प्लस 1 सेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक के बराबर होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर है। आंसर आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सिन्हा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्लास जितना होगा इसका संभवतः खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना।